हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेडिंग डाल दीजिए, जो लोग नए हैं वो भी हेडिंग डाल दीजिए। पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय मानसून, कोई बात नहीं बता देंगे। उष्णकटिबंधीय मानसून, कटिबंधीय जितना भी डाटा है ना, कल मैंने कहा था डाटा और जो जहां पर उसका रिसर्च सेंटर है उसका एक पूरा नोट्स आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? और जिस दिन हम आपको नोट्स देंगे उस दिन इसको पीडीएफ में ला करके यहाँ डिटेल उसके बारे में एक बार चर्चा भी कर देंगे। चर्चा से क्या होता है, चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे आपको हम दे दिए प्रिंट आउट तो उससे उतना ज्यादा चर्चा याद नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा याद कब रहेगा आपको, जब आप चर्चा कर देंगे। तो जिस दिन आपको डाटा देंगे ना, सारे संस्थान की भी चर्चा कर देंगे और जितना डाटा उसकी भी चर्चा एक साथ कर देंगे। क्लियर है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून पर्णपाती वन या इसी को पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। अंग्रेजी में लिख लीजिए ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। अंग्रेजी में लिख लीजिए ट्रॉपिकल मानसून, ये नंबर 2 था, दूसरे नंबर 1 नंबर का हो चुका है। ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय मानसून पर्णपाती वन या पतझड़ वाले वन। अच्छा ये बताओ तुम लोग, नाम से क्या लग रहा है ये? पतझड़ वाले वन का मतलब ऐसा पेड़, ऐसा वन, ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर के सारे पेड़ एक मौसम में सारे पत्ते अपना गिरा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पतझड़ वाले वन। क्लियर है? वैसे जो सदाबहार वन है ना, वो भी पतझड़ वाला ही होता है। कोई ऐसा दुनिया का पेड़ नहीं जिसके पत्ते नहीं गिरते हों। पत्ते तो गिरेंगे ही, लेकिन पूरे पेड़ के पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं। पूरे साल उनके पत्ते गिरते रहते हैं, आते रहते हैं, यानी उनका वो पेड़ कभी सूखा हुआ महसूस नहीं होगा। लेकिन जब पतझड़ वाले वन में आएंगे तो उसमें देखेंगे आप मार्च अप्रैल के महीने में कि सारे पेड़ के पत्ते गिर गए हैं। अब पेड़ आपको लगेगा कि सूख गया है, पेड़ में एक भी पत्ता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सदाबहार वन के जो पेड़ होते हैं उसमें एक भी पेड़ है ना, तो उसके पेड़ के पत्ते एक बार में पूरे पेड़ के पत्ते नहीं गिरते, बारी बारी से गिरते हैं, इसलिए पूरा वन हरा भरा दिखता है। इसीलिए उसको सदाबहार वन बोलते हैं। पत्ते वहां भी गिरते हैं, अब पत्ते यहाँ भी गिरते हैं, बस अंतर ये है कि वहां एक बार में सारे पत्ते नहीं गिरते, सभी पेड़ के पत्ते एक बार में नहीं गिरते। यहाँ पर सभी पेड़ के पत्ते एक साथ पूरा गिर जाते, इसलिए नाम पड़ गया पतझड़ वाले वन। इसीलिए बसंत ऋतु को भारत में पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। बसंत ऋतु को स्प्रिंग भी कहते हैं और बसंत ऋतु को ऑटम भी कहते हैं। बसंत ऋतु का अंग्रेजी में 2 नाम है, या तो उसे ऑटम बोलिए या बोलिए आप स्प्रिंग। हिंदी में बसंत ऋतु या फिर पतझड़। क्लियर है? ये कब आता है? फरवरी से मार्च का जो महीना है उसको बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब आइए, अब लिखिए कि ये इस तरह के वन कहाँ मिलेंगे, इस तरह के वन कहाँ मिलेगा। तो लिख लीजिए आप लोग, देखिए इस प्रकार इसका विस्तार, एक्सपेंशन लिख लीजिए। विस्तार कहाँ कहाँ है, इसका विस्तार लिखिए, एक्सपेंशन। विस्तार में लिखिए हिमालय को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में, हिमालय को छोड़कर कंप्लीट नॉर्थ इंडिया में। अंग्रेजी वाले लोग लिखें कंप्लीट नॉर्थ इंडिया बिसाइड्स हिमालय। हिमालय को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में, बिसाइड्स हिमालय, कंप्लीट नॉर्थ इंडिया बिसाइड्स हिमालय। हिमालय को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में क्या मिलता है? पतझड़ वाले वन। और कहां मिलता है? कौवा दीजिए, लिखिए केरल को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत में, केरल को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत में, कंप्लीट साउथ इंडिया बिसाइड्स केरला। संपूर्ण दक्षिण भारत में केरल को छोड़कर, कंप्लीट साउथ इंडिया बिसाइड्स केरला, केरला एंड कोस्टल रीजन। देखिए क्या लिखे? संपूर्ण दक्षिण भारत में केरला को छोड़कर और तटीय क्षेत्र को छोड़कर, बिसाइड्स केरला एंड कोस्टल रीजन। लिख लिए केरला और तटीय क्षेत्र को छोड़कर। जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र वहां क्या मिलता है? ज्वारीय वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा ना वहां। अब नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए कुछ नाम भी,
लिख लीजिए मेनली, लिख लीजिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 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 सब लिखवाएंगे, आप घबरा कह रहे हैं। बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इटीसी कर दो, कितना लिखते रहोगे 28 राज्य का नाम लिख लो। बिहार, झारखंड, सुनो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इटीसी, है ना। आंध्र प्रदेश केवल किनारे में ही है, चलिए हद तट को, तटीय क्षेत्र को मैं क्या बोला, छोड़ दीजिए, कर दिए। सुनिए एक बात और लिख लो, भारत में सबसे अधिक विस्तार पतझड़ वाले वनों का ही है। लिखिए डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट एक्सटेंडेड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया, डेसिडियस फॉरेस्ट एक्सटेंडेड मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखिए पतझड़ वाले वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। हाँ, पतझड़ वाले वनों का विश्व में तो वैसे नहीं, विश्व में सदाहरित वन का जो क्षेत्र है ना वो सबसे ज्यादा है। पतझड़ वाला वन एक्चुअली डेंसिटी के आधार पर देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा डेंस कौन है, सदाबहार वन, हाँ वही जो ब्राजील में अमेजन बेसिन वाला जो एरिया है वही है। देखिए वैसे तो कोनधारी वन का भी, शंकुधारी वन जो है ना पूरे साइबेरिया में वही मिलता है। क्या लिखा आपने, पतझड़ वाले वन। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस वन का है, पतझड़ वाले वनों का सबसे अधिक विस्तार है। मैंने क्या कहा था, 4 पॉइंट लिखवाऊंगा, प्रत्येक वनस्पति में कितना पॉइंट लिखवाऊंगा, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखवाएंगे उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, दूसरा पॉइंट लिखवाएंगे उसके लिए कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन है, तीसरा पॉइंट लिखवाएंगे उसकी विशेषता, फॉरेस्ट में जो पेड़ है उसकी विशेषता, और चौथा पॉइंट लिखवाएंगे, क्या लिखवाएंगे, उसका एग्जाम्पल। तो लिखिए पहला पॉइंट हो गया, इसका विस्तार पूछा जाए कहाँ का है, संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर पूरा मध्य भारत और पूरा दक्षिण भारत। अगर वैसे लें तो पूरा उत्तर भारत, पूरा मध्य भारत और पूरा दक्षिण भारत। तो ऐसे भी देख के लग रहा है कि इसका सबसे ज्यादा विस्तार होगा, रटने वाली बात तो इसमें है नहीं। समझ में आ रहा है बात। अब लिखिए क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ बनता है, ये लिख लीजिए, क्लाइमेटिक कंडीशन लिख के दीजिए। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब, क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जलवायु की स्थिति, जलवायु की स्थिति लिख करके डैश दे दीजिए, जलवायु की स्थिति लिख करके डैश दे दीजिए, जलवायु की स्थिति डैश दे करके लिखिए। देखिए यहाँ टेम्परेचर, इस क्षेत्र में टेम्परेचर कितना होता है लिख लीजिए, टेम्परेचर तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एवरेज कितना होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और रेन लिख लीजिए 100 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा रेन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कि पतझड़ वाले वन भारत में किस वर्षा एरिया में मिलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि किस क्षेत्र में भारत में पतझड़ वाले वन मिलते हैं, किस क्षेत्र में भारत में डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे कि जिस एरिया में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उस पूरे क्षेत्र में क्या मिलेगा, पतझड़ वाले वन। जहां पर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास हो वहां क्या मिलेगा, पतझड़ वाले वन। लेकिन पूछा जाए सदाबहार वन, कल मैंने बताया था कि जहां का तापमान, जहां पर तापमान 35 डिग्री के आसपास हो और वर्षा 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच हो उसे क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। एक क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। क्लाइमेटिक कंडीशन का फायदा क्या होता है कि जब आप मैप बनाइएगा तो मैप में अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ यदि आपने दिखा दिया फॉरेस्ट का एरिया तो फिर आपको वहां पर मार्क्स ज्यादा मिलता है। अगला पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए, लिखिए इस प्रकार के वनों में पेड़ों की जो लकड़ियां होती हैं, वुड लिख लीजिए, स्टीम ऐसे लिख लीजिए, हार्ड स्टीम ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार के वनों में हार्ड स्टीम पाया जाता है। लीजिए हार्ड स्टीम फाउंड इन दिस स्टीम, स्टीम मतलब तना होता है, स्टीम माने भाप नहीं, स्टीम का मतलब तना, हाफ लिख लीजिए, हार्ड स्टीम फाउंड इन ट्री ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब लिख सकते हैं आप कि पतझड़ वाले वनों में वनों के पेड़ों में, पतझड़ वाले वनों के पेड़ों में कठोर तना पाया जाता है, कठोर तना पाया जाता है। इसके पत्ते चौड़े नहीं होते। लिख लीजिए
इस पेड़ के पत्ते, इस वन में पेड़ के पत्ते जो लीफ होता है वो ज्यादा चौड़ा नहीं होता, पेड़ के पत्ते चौड़े नहीं होते। लेकिन इसका उपयोग भी इस प्रकार के वनों में पेड़ के पत्ते चौड़े नहीं होते, पेड़ के पत्ते चौड़े नहीं होते। चौड़ा का मतलब वाइड लीफ नहीं होता। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए। देखिए इस प्रकार के वनों में पेड़ का एक प्रयोग, इस प्रकार के वनों में पेड़ का प्रयोग फर्नीचर बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार के वनों के पेड़ का प्रयोग लिख सकते हैं आप, ट्री ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर। इस प्रकार के वनों में पेड़ का प्रयोग फर्नीचर के निर्माण के लिए मुख्यतः किया जाता है। आप नाम पेड़ का लिखवाएंगे तो अपने पता चल जाएगा। देखिए ट्री का नाम, इस वन में पेड़ का नाम लिखिए, पेड़ के नाम लिखिए, ट्री, नेम ऑफ ट्री, पेड़ का नाम लिख लीजिए, पेड़ का नाम लिखिए। देखिए जितना भी पेड़ आप देखें पटना के आसपास सबका नाम लिख लीजिए। देखिए आम, पीपल, महुआ, नीम, जामुन सब लिख लीजिए। आम, पीपल, नीम, महुआ, जामुन सब लिख लीजिए आप लोग। हाँ बरगद भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सागवान, शीशम, सागवान, शीशम भी लिख लीजिए। सागवान, शीशम, सखुआ, सागवान, शीशम, सखुआ, साल, सागवान, शीशम, सखुआ, साल, ये सब पेड़ इसमें मिलते हैं। हाँ इसमें भी शीशम है, क्या दिक्कत है? क्या आपके घर में गांव में शीशम नहीं होता? शीशम हो गया क्या? ये सब तो बोले कि एक दिन सब पूरा आंकड़ा जितना भी डाटा एक साथ आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो ठीक है तो हम आपको पूरा लिखवा, हम बोले कि दिन डाटा कितने, किसमें सबसे कम, किसमें सबसे ज्यादा, पूरी बात लिखवाएंगे। वैसे लिख लीजिए, लिखना चाहिए, लिखिए। लिखिए इस प्रकार के वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। लिख लीजिए। लिखिए पतझड़ वाले वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। पतझड़ वाले वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। पतझड़ वाले वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। क्लियर है? तो इसमें कुछ इतना ज्यादा बात है नहीं। अब लिखिए नेक्स्ट, मरुस्थलीय वन, डेजर्ट फॉरेस्ट। अगला हेडिंग डाल दीजिए, डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वन, डेजर्ट फॉरेस्ट यानी मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, या इसी को ड्राई फॉरेस्ट भी कहा जाता है। शुष्क वन, नाम से ही लग रहा है कि इस प्रकार के वन वहीं मिलेगा जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो। जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम हो उसे क्या बोलेंगे? मरुस्थल। मरुस्थल की परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं, जो लोग नए हैं पुराने हैं सब समझिएगा। मरुस्थल की परिभाषा बताया हूं कि जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो उसे क्या बोला जाता है? डेजर्ट। हमारे टीचर जब हमको पढ़ाते थे बचपन में तो क्या बताते थे कि जहां बालू ही बालू हो उसे मरुस्थल कहते हैं। क्योंकि उस समय हम लोग को वर्षा का कंडीशन समझ में आता नहीं था, लेकिन जब बड़े हुए तो टीचर ने क्या बतलाया कि जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, बालू हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वर्षा, वार्षिक वर्षा, एनुअल रेन 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? डेजर्ट। द प्लेस एट विच रेन अकर्स 25 बिलो 25 सेंटीमीटर इज नोन एज डेजर्ट। मरुस्थल उस स्थान को कहते हैं जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, उसे क्या बोलते हैं? मरुस्थल। एक विद्वान थे जिनका नाम था एलसी किंग महोदय। एलसी किंग ने बताया था कि पूरे दुनिया में 1/3 भाग पर क्या है? मरुस्थल है। पूरे दुनिया में 1/3 भाग पर क्या है? मरुस्थल। क्वेश्चन आ जाए कि पूरे दुनिया में कितने परसेंट पर मरुस्थल है, तो आंसर होगा 33%। दुनिया को 100% मान लीजिए और उसमें 1/3 का मतलब लगभग 33%। यानी पूछा जाए पूरे दुनिया में कितने प्रतिशत पर डेजर्ट है तो क्या बोलेंगे? 33%। तो आप बोलेंगे सर हमको तो ज्यादा डेजर्ट दिखता नहीं है। तो आपको इंडिया में ना कम जगह पे दिखता है डेजर्ट, लेकिन आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा मरुस्थल ही है। आप जाएंगे सहारा मरुस्थल, जितना इंडिया है उससे दुगना तिगुना में खाली सहारा मरुस्थल है। आप उसके अलावा केवल डेजर्ट जो दिख रहा है वो डेजर्ट नहीं है। आप जाएंगे लेह लद्दाख, वो क्या है? वो भी डेजर्ट है। ऊंचे ऊंचे पर्वत जो बर्फ से ढके वो क्या है? डेजर्ट है। इसके अलावा आप चले जाइए साइबेरिया, वो भी क्या है? डेजर्ट है। आर्कटिक प्रदेश जहां वर्षा नहीं होती तो क्या है? वहां डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब ये नहीं देखिए कि बर्फ है, पानी है, जमीन है, पत्थर है, ये नहीं, बालू है। डेजर्ट का मतलब कुछ भी हो
अगर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? मरुस्थल। अब मरुस्थल में भी दो प्रकार का मरुस्थल, एक होता है पूर्ण मरुस्थल, एक होता है अर्ध मरुस्थल। पूर्ण मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल, यानी कंप्लीट डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। कंप्लीट डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। कंप्लीट डेजर्ट उसको बोलते हैं, कंप्लीट का मतलब पूरा डेजर्ट है, इसका मतलब वर्षा बहुत कम होगा, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो तो उसे बोलते हैं पूर्ण मरुस्थल, कंप्लीट डेजर्ट। और जब 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच हो तो उसे बोलते हैं अर्ध मरुस्थल। तो जाहिर सी बात है जो वन होगा वो कहां मिलेगा? जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। जब मरुस्थल दो प्रकार का, तो वन भी क्या होगा? दो प्रकार का, एक होगा पूर्ण मरुस्थलीय वन, पूर्ण मरुस्थलीय वन, और एक होगा अर्ध मरुस्थलीय वन, मतलब कि कंप्लीट डेजर्ट फॉरेस्ट, और दूसरा होगा अर्ध मरुस्थलीय वन, अर्ध मरुस्थलीय वन, यानी सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट। क्लियर है? समझ रहे हैं? इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। बोलो स्टूडेंट्स, नए लोग, यहां टेम्परेचर क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर से भी कम, 10 सेंटीमीटर से भी कम, 10 सेंटीमीटर से भी, ये तो ज्यादा हो गया, ऐसे होगा ना? 10 को इधर लिखिए, इसको ऐसे कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर से भी कम, और यहां क्या लिखिएगा? 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच। क्लियर है? यानी अर्ध मरुस्थलीय वन वहां मिलेगा जहां टेम्परेचर अबाउट 10, रेंज जो है वो 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में हो, वहां सेमी डिजर्ट मिलेगा, माने कि अर्ध मरुस्थलीय वन मिलेगा। अब पूर्ण मरुस्थलीय वन कहां मिलेगा बच्चों? जहां पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी क्या हो? कम हो। जहां वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम हो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण मरुस्थलीय वन। और जहां 10 से 25 के बीच उसे बोलते हैं अर्ध मरुस्थलीय वन। तो जाहिर सी बात है कि वर्षा अधिक होगी तो पेड़ थोड़ा लंबे होंगे, हल्का बड़े होंगे, है ना? और यहाँ पर वर्षा कम है तो जाहिर सी बात है पेड़ झाड़ी जैसे होंगे, ज्यादा लंबे और बड़े मोटे नहीं होंगे, उनमें कोई टहनी नहीं होगा। टहनी का विकास, पत्तों का विकास, ये सब कब होगा? जब वर्षा होगी, पानी की मात्रा होगी। अब पानी नहीं होगा तो क्या उसमें पत्ते होंगे? जिस इलाके में पेड़ के, उस इलाके के पेड़ जहां वर्षा नहीं होती वहां के पेड़ में पत्ते बहुत कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो इतना महीन महीन पत्ता, छोटा छोटा पत्ता होता है, जैसे खैर, बबूल, खैर देखा होगा आपने, बबूल देखा होगा आपने, जैसे आपने रोहिड़ा देखा होगा, खेजड़ी देखा होगा, ये सारे पेड़ जो है इनमें पत्ते होते हैं पर एकदम बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसका मतलब वो किसमें होंगे? 10 से 25 वाले में। लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है तो वहां तो पत्ता का नामो निशान ही नहीं होगा, वो पत्ते बदल जाएंगे कांटों में। किस बदल जाएंगे? कांटे में। पूछा जाता है कैक्टस, नागफनी, इन सब में कांटे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये मरुस्थलीय पौधा है और इन पौधों को पानी नहीं मिल पाता, जिस कारण से ये पानी के कंजूसी के कारण अपने पत्ते को किसमें बदल लेते हैं? कांटा में। अगर इनमें पत्ता होता, कांटा को छोड़कर पत्ता होता तो इतना कम पानी है कि सारा पानी पत्ता क्या करता है? ट्रांसपीरेशन उसमें ज्यादा होता है। कांटों की तुलना में ट्रांसपीरेशन, जैसे आप जानते हैं कि पानी जब तालाब से, नदी से भाप बन के उड़े तो उसे इवोपरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और अगर पेड़ के पत्ता से, टहनी से, पेड़ के छाल से, धूप पड़ने से पानी अगर उड़ने लगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इवोपरेशन है तो इवोपरेशन ही, प्रोसेस तो वही है। लेकिन पेड़ के पत्तों से, टहनी से, छाल से अगर पानी निकल के जाने लगे तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जब तालाब से, नदी से पानी उड़कर जाए भाप बन के तो उसे इवोपरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। प्रोसेस सेम है, दोनों वाष्पीकरण ही है, बस पेड़ के पत्तों से जाए तो ट्रांसपीरेशन, नदी तालाब से जाए तो इवोपरेशन। तो वहां पर पानी एक तो पहले से ही कम है और दूसरा क्या है भैया, पत्ता अगर हो जाएगा तो सारे पानी उड़ जाएंगे तो कोई पेड़ जिंदा बचेगा? सर्वाइव करना पेड़ों को मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, जो जीरोफाइट, आप जानते हैं मरुस्थल के पौधों को क्या बोला जाता है? आप सुनोगे हाइड्रोफाइट, है ना, इसे एरोपोनिक, आपने सुना होगा पौधे के प्रकार में, हवा में जो उगता है ना। तो उसी तरह से जब जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनको जेरोफाइट के नाम से जानते हैं। जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? जेरोफाइट। क्वेश्चन आता भी कई बार, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है?
0.5। ये पौधे अपने पानी को बचाने के लिए क्या बदल जाते हैं, अपने पत्तों को किसमें बदल लेते हैं, कांटे में। क्योंकि कांटों से उतना जल्दी ट्रांसपीरेशन नहीं होता, पानी जल्दी उड़ता नहीं है, तो कांटा में बदल जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये दिन में नहीं करते प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन ये करते क्या है कि सूरज के हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और खाना कब बनाते हैं, उस हीट का इस्तेमाल करके रात को बनाते हैं। समझ रहा है? क्वेश्चन आता है बाहर दुनिया में कौन से ऐसे पौधे हैं जो दिन को नहीं करते प्रकाश संश्लेषण, रात को करते हो? कौन है? जीरोफाइट, यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे रात को करते हैं। चूंकि दिन में करेंगे तो ज्यादा पानी यूज होगा, सूर्य के गर्मी में करेंगे तो ज्यादा पानी यूज होगा। ऐसे हीट को एब्जॉर्ब करके रात को करेंगे तो उतना पानी यूज नहीं होगा। हम भी गर्मी में अगर काम करना होता है, फिजिकल वर्क अगर हमको करना होता है, तो जनरली हम सुबह में 4 बजे उठ के करते हैं, 5 बजे उठ के करते हैं। जाड़ा के दिन में आप दोपहर में भी कर सकते हैं फिजिकल वर्क, है ना, डिप्स वगैरह मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंग्रेजी नाम है, हिंदी में मरुस्थलीय पौधा, मरुभूमि का पौधा, मरु पौधा लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, एक कड़वा सच है कि आप परीक्षा में जाइएगा तो वहां पर हिंदी में भी जीरोफाइट लिख देता है। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि पूछा जाए किस तरह के पौधे रात को करते हैं प्रकाश संश्लेषण, मरुस्थलीय पौधे। क्यों करते हैं बताओ? पूछा जाए क्यों करते हैं, तो पानी के अभाव में। इसके अलावा इनकी एक और विशेषता है, ये तो है कि इन पौधों में क्या मिलता है, कांटा। अगर पत्ते मिलते भी है तो उसका एकदम इतना महीन छोटा पत्ता होता है, जैसे आपने खैर का पत्ता देखा होगा। खैर का पेड़ किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, अभी घूमिए भी, है ना। बबूल भी, बबूल देखा है? बबूल, अरे वो पेस्ट, टूथपेस्ट बबूल नहीं, पेड़ बबूल का, है ना। एक कहावत भी है कि बोया बबूल, क्या तो नहीं, एक कहावत में, आम कहां से खाएं। हाँ, तो वही बात है। तो भैया बबूल पौधा है, वो भी कांटा है उसमें। सुनो, क्या बोलिए, कुछ पूछना है क्या? तो कोई बात नहीं, बबूल खैर इन सब में पत्ता मिलेगा आपको, लेकिन बहुत महीन मिलेगा, ज्यादा चौड़े पत्ते नहीं मिलते। और एकदम से मरुस्थल में चले जाओ कंप्लीट डेजर्ट में, तो पत्ता मिलेगा नहीं, पूरा पूरा कांटा मिलेगा। इनका एक और विशेषता है, इतनी विशेषता के साथ कि इनकी जड़ें काफी लंबी होती है। इनकी जड़ें काफी लंबी, क्योंकि पानी के तलाश में लंबे हो जाते हैं। कल बताया था अनुकूलन, हर लोग अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करता है, जानवर से लेके पौधा, कोई भी सजीव लिविंग थिंग जितने भी हैं, अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, तो उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन, या अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, है ना। तो जड़ जो है, इनके पौधों की जड़ काफी लंबी हो जाती है, किसकी तलाश में, पानी की तलाश में। तो ये सब इनकी खास विशेषता है। तो ये बात अब कॉलम बना लिए, इसको भी लिख लिए, तो लिखिए, लिखिए यहाँ पर। वर्षा तो हो गया, टेम्परेचर लिख दीजिए 20, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर वही मानसूनी वाला लिख दीजिए 25 से, लिखिए ना, टेम्परेचर 25 से, यहीं पर नीचे जहां कॉलम बनाए ना वहीं लिख दीजिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और यहां भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों जगह क्या 25 से, अरे अबाउट, ये एवरेज टेम्परेचर में लिखवा रहा हूं, पूरे साल का टेम्परेचर लिख लीजिए। टेम्परेचर दोनों में सेम ही लिख लीजिए, 25 से 30 और 25 से 30। अब वर्षा में क्यों, हम वर्षा पढ़ाए थे 10, 25 से 30, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, नोट कर लिए। टेम्परेचर एक्चुअली उस इलाके का तापमान है। आप मरुस्थल, सर मरुस्थल में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती होगी, आप मरुस्थल में कभी जाइए, ये पूरे वर्ष का एवरेज टेम्परेचर लिखवा रहा हूँ, एनुअल एवरेज टेम्परेचर है ये। मरुस्थल में आप जाओगे ना, तो वहां पर जाड़े के दिनों में आपको टेम्परेचर मिलता है माइनस में। चूरू चले जाइए आप, कंप्लीट डेजर्ट है वहाँ राजस्थान में, वहाँ -1.5 डिग्री, -1 डिग्री टेम्परेचर वहाँ हो जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर वही है, लिखिए आप, ठीक है। अब सुनिए, एक बहुत अच्छी बात अब बोले तो याद भी आ गया आपके बोलने से। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस है, दैनिक तापांतर है, वो डेजर्ट में मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, पूरे 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान के बीच जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं दैनिक तापांतर, ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस डिफिनेशन क्या है, पूरे 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान मेजर करिए और सबसे कम तापमान मेजर कीजिए और दोनों घटाइए, जो आएगा
रिजल्ट, उसी को बोलते हैं दैनिक तापांतर, अंग्रेजी में ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ गया इतनी बात? ड्यूरनल टेम्परेचर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहां मिलता है? डेजर्ट में। क्योंकि बता रहा हूं, सुन लो तब लिखना, क्योंकि दिन में आप जाइएगा करीब 10, 11, 12 बजे, कभी डेजर्ट में जाने का मौका मिले, जोधपुर कभी गए हो आप, जैसलमेर कभी गए आप, तो गए होंगे तो जानते होंगे, दिन में 10 से 12 बजे तक आते आते, 2 बजे तक आते आते इतनी गर्मी होती है कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट गए हैं तो 48 डिग्री 50 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। जैसलमेर के आसपास का तापमान 48-50 तक किसी किसी दिन पहुंच जाता है, इतना तापमान होता है। और उसी दिन, जिस दिन आपको 48-50 जून के महीने महसूस हुआ, उसी दिन आप जाइए रात को 2 बजे, 2 बजे कभी नींद खुल जाए आपको, या नींद नहीं भी खुला है तो एक चादर के बिना आपको नींद नहीं आएगा। मतलब आपको लगेगा पूरे साल राजस्थान में आप चले जाओ, खास करके जैसलमेर चले जाओ जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पोखरन चले जाओ जहां बीएसएफ के जवान खड़े हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे पूरा डेजर्ट है, वहां चले जाओ, वहां अगर रात का नींद पूरा करना है तो बिना चादर के पूरा नहीं होगा, ठंड लगना तय है। और सुबह 2 बजे आप स्नान नहीं कर सकते, इतना ठंड हो जाता है, यानी टेम्परेचर सीधा एकदम गिर जाता है और टेम्परेचर सीधा बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऐसा क्यों होता है? एक जलवायु विज्ञान में, क्लाइमेटोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ना है एल्बिडो। एक चैप्टर क्या पढ़ना है? एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस जितना हीट, सूर्य का हीट जितना लेता है, सुन लीजिए पहले, कोई भी सरफेस जितना हीट एब्जॉर्ब करता है टोटल, उसका जितना परसेंट छोड़ देता है शाम होते होते, उसी परसेंटेज को उस सरफेस का एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सब छोटा छोटा टर्म है, भूगोल ऑप्शनल वाले को तो जानना ही चाहिए। एल्बिडो क्या होता है? कोई भी सरफेस, घास का सरफेस हो या बर्फ का सरफेस हो या मरुस्थल हो, सबका जितना टोटल एब्जॉर्बेशन होता है और जितना टोटल एब्जॉर्ब करता है, उस टोटल मान लीजिए कि 50 कैलोरी एब्जॉर्ब किया और उसमें से 25 कैलोरी छोड़ दिया, इसका मतलब उस सरफेस का एल्बिडो कितना हो गया? 50%। समझ में नहीं आ रहा बोल रहा हूं? आप लोग को आ रहा है समझ में? बोलिएगा, थोड़ा सा पता चले कि समझ में आ रहा है, हिलते रहिएगा तो समझ में आएगा। समझ में आए तो बता दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है एल्बिडो क्या होता है? मान लीजिए कि यार इस सरफेस जहां मैं खड़ा हूं, ये घास वाला सरफेस है, मान लो, है भी लग रहा है देखने में, तो ये घास वाले सरफेस का है कि 100 कैलोरी हीट ले सकता है, अब 25 कैलोरी छोड़ रहा है, अब बाकी 75 कैलोरी रख ले रह जा रहा है, तो कितना परसेंट होगा इसका एल्बिडो? 25%। आपने सर 100 ही क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पर कैसे विद्यार्थी जो जिनका गणित कमजोर है, अगर हम 150 लेंगे तो परसेंटेज निकालते निकालते उनका हालत खराब हो जाएगा। पता नहीं यार 25% कहाँ से निकाल दिए सर, है ना? तो इससे अच्छा है कि पूरा पूरा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए 25% हो रहा है। तो एल्बिडो, तो उसका एल्बिडो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। जो मरुस्थलीय भूमि होता है ना, उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, जितना लेता है ना हीट उतना वो छोड़ देता है, जिससे रात को क्या लगने लगता है? आपको ठंडी लगने लगता है। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? क्या? किरचॉफ्स लॉ। हाँ, किरचॉफ्स लॉ के अनुसार ही ऐसा होता है, किरचॉफ्स लॉ के अनुसार ही ऐसा होता है, लेकिन अब वहां हमारे यहाँ भूगोल में उसको एल्बिडो कहते हैं। चलिए एल्बिडो का परिभाषा हो गया ना, बता देंगे, कोई पूछेगा तो? चलिए बता, आप बताइए तो एल्बिडो का परिभाषा आप ही बताइए। एल्बिडो कहते हैं, एक लोग और बोल दीजिए, आप बता दीजिए एल्बिडो क्या है? कोई भी सरफेस बताइए। हाँ बोलिए बोलिए शर्मा। हीट एब्जॉर्ब जितना करता है, उसका जितना छोड़ा, जितना एब्जॉर्ब किया उसका जितना परसेंट छोड़ा, उसी को क्या बोलते हैं? एल्बिडो को किसमें दिखाते हैं? परसेंटेज में। एल्बिडो को किसमें दिखाते हैं? परसेंटेज में। लेकिन सुन लीजिए, अगर आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड करना है जीके, तो आप लोग एक बार जा करके या फिर हम ही बता देंगे क्लाइमेटोलॉजी में किस सरफेस का एल्बिडो कितना होता है। ये फिक्स है कि घास सरफेस का कितना होता है, मरुस्थल का कितना होता है, बर्फीले सतह का कितना होता है। कभी कभी यूपीएससी में अरेंज करने दे देता है कि इनमें से एल्बिडो के हिसाब से कौन सही क्रम में अरेंज्ड है। तो परसेंटेज आपको इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब याद न रहे तो टफ हो जाता है वहां, ठीक है ना? तो ये लिखवा देंगे आपको। क्लियर है? तो क्या लिखा आपने? एक लाइन और लिख लो कि मरुस्थल में दैनिक तापांतर सबसे अधिक मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस डेजर्ट में ही मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस, दुनिया में सबसे अधिक ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस यानी दैनिक तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मिलता है। आइए कम इन मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक दैनिक तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मिलता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल देके बता दिया कि कैसे दैनिक तापांतर ज्यादा है। एकदम टेम्परेचर नीचे 48 डिग्री दिन का
और रात का 15 डिग्री, घटा लीजिए कितना ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर यहाँ आप देखेंगे, हमारे यहाँ का बात करेंगे, पटना की बात करें, तो दिन में आपको टेम्परेचर मिल रहा है मान लीजिए 30 डिग्री, तो रात को भी आपको नहीं 15 नहीं होता बिल्कुल, ऐसा भी नहीं होता। यहाँ जाड़ा में जाओ या गर्मी में जाओ ज़्यादा अंतर नहीं, 5-7-10 डिग्री का अंतर आता है। उतना अंतर आएगा तो पता चला कि पूरा बिहार बीमार है ना। लिखिए हाँ, ना उतने ऑब्जर्व के हो सकता और ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उसके पास हो। अब गर्मी का हाउ कैपेसिटी सर्व ऑब्जेक्ट फिक्स है, फिक्स है। हाँ हाँ, उसका कैपेसिटी 100 है ही, मैक्सिमम 100 है, मैक्सिमम 100 ही कहना है ना। 100 ले चुका, 25 से छोड़ता, अगला दिन 25 से लेगा, वो क्या दिक्कत है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है। हाँ तो ठीक है, 25 लेगा फिर 25 छोड़ देगा, 25 छोड़ता रहेगा वो। हाँ एल्बिडो, तो इसलिए ना एल्बिडो का हम पता है कि परसेंटेज रख लीजिएगा आप लोग, और उसको अरेंज करने के लिए आता है। क्लियर है। और कोई दिक्कत। हाँ लिखे, क्या लिखा आपने लास्ट पॉइंट, क्या लिखा। तापांतर, दैनिक तापांतर कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब आइए मरुस्थलीय वनों के का विस्तार लिख लीजिए, कहाँ कहाँ है। पहले मरुस्थलीय का लिखिए, फिर अर्ध मरुस्थलीय का लिखवाएंगे। मरुस्थलीय वन का विस्तार लिखिए पश्चिमी राजस्थान में। मरुस्थलीय वन का विस्तार लिखिए पश्चिमी राजस्थान। मरुस्थलीय वन का विस्तार लिखिए पश्चिमी राजस्थान में। मरुस्थलीय वन का विस्तार लिखो स्टूडेंट्स वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, बस पश्चिमी राजस्थान। और पाकिस्तान छोड़ दीजिए, आप इंडिया का वन पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी है भैया, ऐसे जहां जहां मरुस्थल वहां वहां सब जगह है। अब लिखिए अर्ध मरुस्थलीय वन का विस्तार लिखिए। लिखिए पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, ईस्ट राजस्थान। आप भी लिख लीजिए, आप जो पीछे बैठे हैं केवल सर हिला रहे हैं, आप भी लिखिए। इसको अब डेमो क्लास समझ के मत पढ़िए, क्योंकि हम डेमो लेते ही नहीं है। कभी भी मैं क्लास में डेमो नहीं लेता। मैं जो पहला दिन जिस तरह से पढ़ाता हूं वैसे ही हर दिन पढ़ाता हूं। क्या लिखा आपने। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात यानी ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मिलता है। क्लियर है, विस्तार समझ में आ गया। अब पेड़ लिखिए, कौन कौन सा पेड़, दोनों में पेड़ अलग अलग लिखना है। इसमें पेड़ अलग, इसमें पेड़ अलग लिखिएगा। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें कांटा वाला झाड़ी मिलेगा, हाँ इसमें थोड़ा बड़े पेड़ भी मिलेंगे। तो लिखिए पहले अर्ध मरुस्थलीय वन का पेड़ लिख लीजिए, सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट का पेड़ का नाम लिख लीजिए। लिखिए बबूल, 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 खजूर। बबूल को अंग्रेजी में बबूले लिखते हैं, अब खजूर को क्या लिखते हैं जी। हाँ लिखिए बबूल, खजूर। उसके बाद लिखिए रोहिड़ा, रोहिड़ा। उसके बाद लिखिए खेजड़ी। केजरी मत लिख दीजिएगा, वो केजरीवाल को लोग कहते हैं केजरी, केजरीवाल को लोग आजकल क्या बोल रहे हैं केजरी। खेजड़ी, रोहिड़ा, खेजड़ी। जिनको राजस्थान का पेपर भरा है किसी ने, यहाँ पर राजस्थान के भरे होंगे तो पूछेगा वहां। राजस्थान के जो राजकीय पुष्प है, सुनिए, राजस्थान का जो राजकीय पुष्प होता है ना, जैसे बिहार का राजकीय पक्षी, राजकीय फूल होता है ना, जैसे गोरैया यहाँ का राजकीय पक्षी है, वैसे ही राजस्थान का राजकीय फूल जो है वो रोहिड़ा है। अलग से लीजिए, राजस्थान राज्य का राजकीय मतलब कि स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, रोहिड़ा इज स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, रोहिड़ा इज स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। और खेजड़ी में लिख लीजिए, खेजड़ी में लिख लीजिए स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, और रोहिड़ा राजस्थान का राजकीय क्या है जी, पुष्प है। क्लियर है। अब आइए इसमें लिखिए
पूर्ण मरुस्थलीय वन में लिखिए कैक्टस। कैक्टस पूर्ण मरुस्थलीय वन में क्या मिलता है? कैक्टस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नागफनी। कैक्टस या ब्रैकेट देकर लिख दीजिए नागफनी। कैक्टस या ब्रैकेट देकर लिखिए नागफनी। कैक्टस, नागफनी। क्लियर है? कैक्टस के बाद लिखिए कांटेदार झाड़ियां, वैसा कुछ डिफाइन नहीं है, लिखिए थॉर्नी बुश। थॉर्नी बुश यानी कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां। आजकल नहीं पता कि जितने अमीर लोग हैं उनके घर के दरवाजे पर क्या लगा रहता है? कैक्टस। आज जो गरीब आदमी दरवाजे पर क्या लगाता है? फूल। तो अमीर लोग के शरीर में कांटे उगाते हैं और गरीब लोग के दरवाजे पर फूल होता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट हमारा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, दूसरा पॉइंट, अगला वन लिखिए, नेक्स्ट फॉरेस्ट लिखिए। ये मरुस्थलीय वन का काम हो गया। अब लिखिए ज्वारीय वन, टाइड फॉरेस्ट। ज्वारीय वन, टाइड फॉरेस्ट। टाइड फॉरेस्ट, ज्वारीय वन, ज्वारीय वन, टाइड फॉरेस्ट। देखिए इसमें क्या है भाई, नाम से ही लग रहा है टाइड। टाइड मतलब जिस क्षेत्र में क्या आता हो? ज्वार आता हो। जिस क्षेत्र में ज्वार भाटा आता हो, तो कहाँ आता ज्वार भाटा? गंगा किनारे नहीं आता, समुद्र के किनारे। तो लिखिए इसका विस्तार, एक्सपेंशन में लिख के लिखिए डैश दे करके, इसका विस्तार भारत के 9 तटीय राज्यों में है। भारत के 9 तटीय राज्यों में है इसका विस्तार, एक्सपेंशन। 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज एक्सटेंडेड इन 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। इसका विस्तार भारत के 9 तटीय राज्यों में है। और आपको याद होगा हम तटरेखा जब लिखवा रहे थे आप लोगों को, मालाबार तट, बंग तट, आपको याद होगा ये सब लिखवाया था। भारत में 9 राज्य हैं जो तट को छूते हैं। समुद्र को छूने वाले भारत में कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अगर ऊपर से चलिएगा तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। टोटल कितने राज्य हो गए? 9। परीक्षा हॉल में गिनिएगा मत, परीक्षा में सीधे पूछे भारत में कितने राज्य तट समुद्र को छूते हैं, तो क्या बोलेंगे? सीधे याद रखिए 9 राज्य। तो 9 राज्य भारत में समुद्र को छूते हैं। क्लियर? सबसे ज्यादा कौन छूता है? गुजरात। उसके बाद छूता है आंध्र प्रदेश, फिर छूता है तमिलनाडु, और सबसे कम छूता है गोवा। ये सब बता चुके हैं। तो भारत के 9 तटीय राज्यों में इसका विस्तार होगा। लेकिन इस प्रकार के वन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। लिखिए दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन को मैंग्रोव, MANGROOV, मैंग्रोव, इस प्रकार के वन को मैंग्रोव वन, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट। या कहीं कहीं सीधे भी लिख देता है मैंग्रोव। मैंग्रोव, इस प्रकार के वन को मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता क्या है? पहले विशेषता जान जाए। इसकी जड़ें भी काफी लंबी होती हैं। इसकी जड़ें भी काफी लंबी होती हैं, जल्दी उखड़ेगा नहीं। और दूसरी विशेषता, इसके जो टहनियां होती, लकड़ियां, वो काफी मजबूत होती है। लेकिन मजबूत होती है, मजबूत का मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते, लचीला होती है। जैसे कुछ कुछ पेड़ आपने देखा होगा कि तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा घुमा दिए चारों तरफ, लेकिन टूटा नहीं, उसको काटना पड़ा। समझ में आ रहा है बात? तो ये पेड़ की लकड़ियां जो होती काफी मजबूत। मजबूत का सेंस ये मतलब कि नहीं कि आप स्लीपर बना दे रेलवे का। मजबूत का मतलब कि इसको तोड़ नहीं सकते आप, लेकिन काफी लचीला होती है। लचीला इतना ज्यादा कि इसका प्रयोग घर में फर्नीचर बनाने में करते हैं। आप देखे होंगे गांधी मैदान के आसपास जाइएगा तो वहां पर आपको लकड़ी के बना हुआ कई सारा कुर्सी मिलेगा, टेबल मिलेगा, वो लकड़ी से बना हुआ है। लेकिन कुछ तो बांस से बना देते हैं, कुछ तो बांस से बनाते हैं, क्योंकि उधर बांस नामी है उस इलाके का, आगे चल के बांस घाट है ना, तो बांस से बनाते हैं। लेकिन वो जो प्रॉपर वो जो लकड़ी है ना, मैंग्रोव जिसको आप बोल रहे हैं, जिसमें मैंग्रोव है, सुंदरी है, मैंग्रोव नाम का पेड़ भी है, मैंग्रोव है, सुंदरी नाम का पेड़ है, इसके अलावा और भी कई पेड़ है। उससे जो बनता है पाइप टाइप का होता है वो, या बेंत, आपके दादाजी की छड़ी जो बेंत की छड़ी होती थी, पहले सिपाही भी उसी का इस्तेमाल करता था। अब तो लाइट वाला छड़ी आ गया है ना, करंट मारने वाला छड़ी। एक छड़ी दे दिया तो फिर तो कुछ देर के लिए आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो बेंत की जो होती थी छड़ी,
वो भी पाइप टाइप का होता था, बीच में होल टाइप का होता था बांस में ही, तो उसको मोड़ के लोग क्या बनाते थे, फर्नीचर बनाने का काम लिया जाता, तो वो महंगा मिलता है। और जो बांस वाला होता है ना कुर्सी, वो सस्ता है, लेकिन वो जो मैंग्रोव वृक्ष वाला जो लकड़ी बना हुआ है कुर्सी टेबल, अमीर के मिलेगा, गरीब में भी लकड़ी का कुर्सी, लेकिन वो बांस वाला मिलेगा। और जितने भी रिच फैमिली हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर में देखिएगा तो मिलता है मैंग्रोव वृक्ष वाला मिलता है, वो महंगा मिलता है, क्योंकि मंगवाना पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग जाता है, तो फिर जाइए बंगाल से ले आइए। हाँ वही छाता में जो उपयोग हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, छाता में जो उपयोग हो रहा है वो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट से ही लाया गया है। जहां भी मोड़ तोड़ करने वाला है ना, मोड़ने वाला चीज, वो सब बनाता है। सुन लो एक बात और, इसका यूज तो फर्नीचर में हो गया, या दादाजी की छड़ी में भी हो गया, छाता में भी हो गया। इसके अलावा इसका जो यूज है वो यूज है सुनामी से बचने के लिए। जितने भी पर्यावरणविद है, सुनो, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी पर्यावरणविद हैं, उनका सलाह है कि यदि भारत में लगा दिया जाए समुद्र के किनारे अगर 5 किलोमीटर की मोटाई में, अगर समुद्र के किनारे 5 किलोमीटर की मोटाई में अगर लगा दिया जाए अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो उसकी जड़ें काफी मजबूत होती है, उसकी जड़ें काफी जल्दी उखड़ती नहीं है और ना तो टूटती है। तो ऐसा होगा जब सुनामी आएगा ना, जब सुनामी आएगा और 5 किलोमीटर की मोटाई में फॉरेस्ट होगा, तो सुनामी अगर आएगा इधर से, तो 5 किलोमीटर को क्रॉस करते करते 5 किलोमीटर को क्रॉस करते करते स्पीड इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। तो आज डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों को सलाह दी जाती है कि भारत में प्रत्येक स्टेट को कहा जाए कि 5 किलोमीटर में न तो कोई होटल डेवलप करे और न कोई रिसोर्ट डेवलप करे, बल्कि 5 किलोमीटर छोड़ करके आप बनाइए घर। लेकिन आजकल तो इंडिया में तो उस तरह का रूल फॉलो होता नहीं है। रूल है भी अगर तो यह लोग मानते नहीं है, पैसा देकर स्थानीय अधिकारी को पैसा देंगे और होटल वहीं खड़ा करेंगे बीच पर, है ना। लोगों के शौक भी तो है कि सनसेट और सनराइज कमरे से देखना है, तो भैया दूर वाला होटल लेंगे तो कैसे भी देखेंगे, नजदीक वाला लेंगे तब ना। और भीगे कपड़ों में होटल कमरे में चले जाना है, पता नहीं कौन सा शौक है, ये सब अमीरों का शौक है। गरीब भीगे कपड़ों में मजबूरी में रहता है, और अमीर है ना, गरीबों का मजबूरी, अमीरों का शौक रहता है भीगे कपड़ों में कमरा में जाना, नहीं कौन सा शौक है। तो भैया तो सुनामी आ गया तो सबसे पहले कौन जाएगा, वही जाएंगे। तो भैया या फिर देखिए शिमला चले जाओ, हम तो शिमला में देखे हैं कि होटल कहाँ है भैया, तो नाम है, आपको होटल खाली मिल जाएगा सुसाइडल पॉइंट पे, उसका नाम ही है सुसाइडल पॉइंट, है ना। वहां पर जैसे खिड़की से झांक रहे तो 200 फीट गहरा खाई लग दिख रहा है, तो वहां से पति पत्नी सेल्फी ले रहे हैं, है ना। तो अब सेल्फी लेते लेते या तो गिर गए, या तो पहले से कोई चीड़ था लड़के कूद गए, है ना। तो आजकल तो सेल्फी तो क्रेज हो गया है, जहां खड़े हैं लोग ऐसे करके खड़ा हो जा रहा है। लिखिए आगे नेक्स्ट। मेट्रो में देखा होगा, नाक से मेट्रो 1 इंच अंतर है बस, और वहां खड़ा होकर के मेट्रो गुजर रही है, वहां सेल्फी ले रहा है, गलती से टकराया तो नीचे चले जाओगे, चलिए जाने दीजिए। अब तो मेट्रो में बना दिया, जानते हैं क्या, वो दीवार बना दिया पूरा, वो दीवार भी गेट खुलेगा तो फिर दीवार खुलेगा, आज ऐसी मेट्रो जाएगा दीवार बंद, ऊंचा दीवार है, जब तो दीवार पर आप चढ़िएगा गार्ड रहता है आपको खींच लेगा, कूदने देगा नहीं, क्योंकि वहां पर मेट्रो में बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहा था। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड लोग वहां ज्यादा है दिल्ली में। लिखिए, क्या लिखिए, जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग। आप लोग खुशकिस्मत है कि पटना में। लिखिए, हाँ लिख लिए ना, छड़ी भी लिख लिए, छड़ी छाता फर्नीचर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, अपना जो भी मन में आता है लिख दीजिए। अब वैसे अगर लिख देंगे एग्जाम्पल ना, छड़ी छाता फर्नीचर, तो एग्जामिनर नंबर भी देगा, वो पढ़ेगा तो बोलेगा लड़का लगता है व्यवहारिक लड़का है, छाता देखा है इसने। आगे चलते हैं भाई, लिखिए आगे नेक्स्ट। पेड़ लिख लिया आपने, अच्छा। इसकी विशेषता बताया कि इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं और ये काफी मजबूत होते हैं और लचीला होते हैं। लिख लीजिए इस पेड़ की, लिखिए इस वन के पेड़ की विशेषता लिखिए, लचीला, फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रूट। इसके पेड़ की विशेषता में लिखिए लॉन्गेस्ट रूट, स्ट्रॉन्ग स्टीम। तना क्या होता है, काफी मजबूत, टूटेगा नहीं, लेकिन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, लचीला। कैसा होता है, लचीला होता है। क्लियर है।
देखिए इसी कारण से देखिए लचीला होने के कारण ही इसका प्रयोग अधिकतम फर्नीचर बनाने में किया जाता है। दादाजी की छड़ी जो है ना वो भी फर्नीचर में आता है। लिखिए, हाँ भाई अब उसको लेके चल रहे तो उस पर आसरा है। लिखिए क्या लिखा आपने, लचीला होने के कारण ही इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है, फर्नीचर बनाने में किया जाता है। लेकिन हाँ मजबूत होने के कारण, जड़ लंबा होने के कारण सुनामी से बचने के लिए लगाने का सलाह दिया जाता है। ये क्वेश्चन बताता हूं, लिखिए हो गया ये। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए तना कोई मजबूत होने के कारण या जड़ के लंबा होने के कारण, मजबूत होने के कारण और जड़ के लंबी होने के कारण, यानी ड्यू टू लॉन्गेस्ट रूट एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम, है ना, जड़ के लंबा होने के कारण और तना को मजबूत होने के कारण, सुनामी से बचाव के लिए विद्वानों के द्वारा सलाह दिया जाता है, सुनामी से बचाव के लिए विद्वानों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा सुझाव दिया जाता है कि समुद्र के किनारे, विद्वानों के द्वारा यह सलाह दिया जाता है कि समुद्र के किनारे 5 किलोमीटर के मोटाई में, 5 किलोमीटर की चौड़ाई में लिख सकते हैं आप, 5 किलोमीटर की चौड़ाई में मैंग्रोव फॉरेस्ट लगा दिया जाए। 5 किलोमीटर की मोटाई में मैंग्रोव वन लगा दिया जाए, मैंग्रोव फॉरेस्ट लगा दिया जाए। ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। 2011 पहली बार सीसेट लागू हुआ था, हमको याद है क्योंकि मैं वो पेपर दिया था। 2011 में सीसेट पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था। उस साल जीएस में पहली बार 100 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले जीएस में 150 क्वेश्चन आते थे। 2010 तक जो आईएएस का पेपर होता था उसमें 150 क्वेश्चन आते थे जीएस में। पहली बार ऑप्शनल हटा दिया गया था, उसे सीसेट ला दिया गया और जीएस के 150 से 100 क्वेश्चन कर दिए गए थे। आज जाके आप देखिएगा उसी में सवाल था कि सुनामी से बचने के लिए मैंग्रोव लगाने का सलाह दिया जाता है। क्यों? ऑप्शन दिया था पहला, क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। दूसरा ऑप्शन, इसका तना काफ़ी लचीला होता है। ये दोनों ऑप्शन दे दिया था। और तीसरा ऑप्शन कि मैंग्रोव लगाने से भूकंप नहीं आता, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें 2 आंसर हो गया, इसमें 2 आंसर। यूपीएससी यही काम करती है, 2 आंसर, जड़ें लंबी और तना मजबूत। अब बताइए कौन ज्यादा सही होगा? जड़ें मजबूत। इसका ज्यादा सही उत्तर क्या होगा? लॉन्ग रूट, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉन्ग रूट। तो क्वेश्चन यूपीएससी का पेपर आज जाकर देख लीजिएगा, तो इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसी टाइप से क्वेश्चन हम हर दिन 2-3 प्रश्न जिक्र कर देते हैं। सिविल सेवा का, आईएएस का 2-3 प्रश्न में डेली जिक्र करते हैं। इसका मकसद बस इतना होता है कि आपको यह समझ में आ जाए कि यूपीएससी इसी दायरे में है, कुछ बड़ा दायरा उसका नहीं है। क्या लिखा आपने? हो गया? ये लिख लिया आपने। क्यों सुनामी से बचने के लिए क्यों दिया जाता है सलाह? क्योंकि जड़ें मजबूत है, जड़ें लंबी है और तना मजबूत है, इसलिए मैंग्रोव लगाने का सलाह समुद्र के किनारे दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, लिखिए। अब विस्तार लिख लीजिए। इसका विस्तार तो लिख दिया आप लोगों ने, विस्तार तो लिख चुके हैं ना। हाँ, अब लिखिए, अब लिखिए क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन लिखिए। रेन लिख लीजिए 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच, समुद्र किनारे कंपैरेटिवली अधिक वर्षा होती है। लिखिए 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच, 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच। लेकिन सुनिए, टेम्परेचर वेरी करेगा। बंगाल में जो टेम्परेचर होगा वो तमिलनाडु का टेम्परेचर नहीं होगा, और जो केरला में होगा वो गुजरात का टेम्परेचर नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर फिक्स आप ना लिखें। देखिए दलदली क्षेत्र में, और कहाँ मिल सकता है ये? जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, दलदली क्षेत्र। लिख सकते हैं क्यूगमायर। दलदल का अंग्रेजी क्या होता है? क्यूगमायर, यानी कि दलदली क्षेत्रों में लिख लीजिए आप। दलदल समझते हो ना, जहाँ पर पानी ज़्यादा लगा हुआ हो, लेकिन दलदली क्षेत्रों में। हाँ, वेटलैंड्स वाले इलाके में भी मिलता है। क्लियर है? अब मेन पेड़ लिख लीजिए, मेन वृक्ष लिख लीजिए, कौन कौन सा पेड़ है। ट्री का नेम ऑफ ट्री में लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए मैंग्रोव। पेड़ का भी नाम क्या है? मैंग्रोव, मैंग्रोव। दूसरा लिखिए सुंदरी, सुंदरी। तीसरा लिखिए बेत, सुंदरी के बाद लिखिए तीसरा बेत। बेत की छड़ी होती है, बेत। अरे बेत एक छड़ी है, बेत को अंग्रेजी में भी बेत ही लिखते हैं। सुंदरी, बेत। आप जानते हैं सुंदरबन का डेल्टा नाम सुना है आप लोगों ने? सुंदरबन का डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी नाम का पेड़ मिलता है वहां। सुंदरी नाम का पेड़ ज्यादा, इसलिए नाम पड़ गया सुंदरबन का डेल्टा।
हाँ बेल भी होता है, लिख लीजिए बेल भी। हाँ मरुस्थलीय में, हम उसी में बोल रहे हैं, हम सुन लिए आपकी बात। मरुस्थलीय वन में बेल भी होता है, वैसे बेल हमारे यहाँ भी होता है। लीजिए बेल, मरुस्थलीय वन में बेल का भी पौधा है। कुछ एग्जाम्पल सारा नहीं लिखवाए, कुछ लिखवा दिए हैं, आप लिख लीजिए बेल भी, कोई दिक्कत नहीं है। सही आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आपका सही है। हो गया, आप लिखिए पर्वतीय वन। अंतिम लिखिए। हाँ अलग अलग पेड़ है। देखिए मैंग्रोव टाइप्स को भी बोल देते हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या मात्रा में वही है, क्लियर है। लेकिन सुंदरी उसमें एक पेड़ का नाम है, मैंग्रोव भी अलग एक पेड़ का नाम है, बेत भी अलग एक पेड़ का नाम है। वैसे पूरे वन का नाम उसकी डोमिनेशन के आधार पर, ज्यादा मैंग्रोव तो पूरे वन का नाम क्या कर देते हैं, मैंग्रोव वन। क्लियर। चलिए इस बार कितना बढ़ोतरी हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, इस बार कितना, 54 वर्ग किलोमीटर। मैंने कल बताया था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में, कल का वीडियो में देख लीजिएगा, सब 54 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंट, आप लोग काफी तेज विद्यार्थी हैं, सब याद है आप लोगों को। चलिए इस बार सबका पीटी हो जाएगा। इस बार जो परफॉर्मेंस आप लोग दिखा रहे हैं मेरे क्लास में खास करके, और बाकी क्लास में मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्लास में जो पूछता हूँ उसमें 90% बच्चे जवाब देते हैं। हो सकता है शायद नारा लगा रहे हो, कुछ लोग पीछे से नारा भी लगा देते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दिन पूछताछ वाला सेशन रखते हैं, तो कौन हाथ उठा दीजिए, कौन कौन चाहते हैं कि पूछताछ किया जाए, पूछताछ सेशन रखा जाए। पहचान लेते हैं ना, फिर बाद में नहीं, जो हाथ उठाए वो नहीं आओगे उस दिन तो 200 रुपये फाइन भी देना है। इधर सबको पहचान लिए, बता, अचानक नहीं लेंगे, बता देते हैं आपको ना। अच्छा हाँ, एक सही बोला इन्होंने। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, मैंने इस जो आ रहा है संडे के बाद वाला वीक जो आ रहा है, उसमें हम मंगलवार के बाद किसी भी दिन आपसे पूछ लेंगे। मंगल के बाद बुध बृहस्पति और शनिवार, मैं 3 दिन में किसी भी दिन आपका हम टेस्ट ले सकते हैं। पेपर देकर नहीं, डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा न याद रहे तो थोड़ा खराब भी लगे, डेमोरलाइज फील हो तो फिर पढ़िएगा आप, है ना। अब वैसे भी टीचर अगर आपको डेमोरलाइज कर दे या डांट दे तो टीचर का डांट अमृत के समान होता है। जिस व्यक्ति को टीचर ने डांट दिया, समझिए को बच्चा अमर हो गया, है ना। अमर का मतलब होता है कि आप जो सपना देखे वो आपने पा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए पर्वतीय वन, हेडिंग डाल दीजिए पर्वतीय वन, हेडिंग डाल दीजिए पर्वतीय वन। पर्वतीय वन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे वनस्पति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, पर्वतीय वन का। पर्वतीय वन में अंग्रेजी में लिख लीजिए इसको माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 भागों में बांटकर। उत्तर भारत का पर्वतीय वन, फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, और पढ़ेंगे हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। हम लोग पढ़ेंगे बांट के 2 भागों में, माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। यानी दक्षिण भारत, उत्तर भारत का पर्वतीय वन, उत्तर भारत का पर्वतीय वन और दक्षिण भारत का पर्वतीय वन। इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी दक्षिण भारत का पर्वतीय वन, उत्तर भारत का पर्वतीय वन और दक्षिण भारत का, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से यूपीएससी में ज्यादा सवाल आते हैं। और हम समझते हैं कि आप सभी के लिए, सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, अब तो डेट भी बढ़ गया बीपीएससी का, 15 दिसंबर को अब नहीं होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, जब भी हो, टाइम मिल गया आपको रिवीजन करने का, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को मैं समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप यूपीएससी के भी कैंडिडेट हैं। मतलब अगर मेरे पास भूगोल पढ़ लिए तो आप वहाँ भी परीक्षा दे, तो आपको जो पेपर ज्योग्राफी का मिले वो लगे कि नहीं मेरे क्लास के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आप आके बोलें कि सर मेरा आज जो पेपर हुआ उसमें भूगोल तो सर
टैकल कर लिया आपके पढ़ाने से, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। कोई भी टीचर को अच्छा लगेगा यदि बोला जैसे सर आपको पढ़ाया हुआ सब लड़ गया तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश हमारी होती है कि आप लोग थोड़ा सा उस लेवल में भी जाएं, सिविल सेवा के लेवल में भी जाएं। देखो पर्वतीय वन उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का नोट कर लिया, सब लोग का नोट हो गया। अब देखिए उत्तर भारत के पर्वतीय वन अगर आप देखें स्टूडेंट्स थोड़ा सा, तो आप देखेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय वन जो है उसको आप हिमालयी वन भी कह सकते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय वन को क्या बोल सकते हैं? हिमालय के वन। तो ना हो तो ब्रैकेट देके वही नाम लिख, उत्तर भारत के पर्वतीय वन जहां आपने लिखा है वहां हिमालयन फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं आप। उसका दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हैं? रटो मत, समझ में आ रहा है ना? उत्तर भारत में कौन सा पहाड़ है? हिमालय, तो उसको हिमालयन फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है, उसे हिमालयन वन भी कहा जा सकता है। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है आपने उस दिन देखा था, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, नेपाल में है, सिक्किम में है, भूटान में है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है। क्लियर है? तो अगर आप नेपाल में एक लाइन खींच दें, एक लाइन आप नेपाल में खींच लो, तो इस पूरा पर्वतीय इलाके को हम दो हिस्सा में बांट सकते हैं। इसको बोलते हैं पश्चिमी हिमालय, इसको बोलते हैं पश्चिमी हिमालय, और इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय। इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय, यानी कि वेस्ट हिमालय, और बांट सकते हैं इसको दो भागों में। अब बोलेंगे सर हिमालय ही है तो इसको बांटने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि दोनों जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा नहीं है, दोनों प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन उतना बढ़िया एक जैसा बढ़िया नहीं है। अगर आप पश्चिमी हिमालय की बात करोगे, वेस्ट हिमालय की बात करोगे, तो यहाँ पर वर्षा कंपैरेटिवली ईस्ट हिमालय की तुलना में कम होता है। अगर आप पश्चिमी हिमालय की बात करोगे ना, वेस्ट हिमालय की यानी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले हिमालय की बात करोगे तो असम वाले हिमालय, अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालय की तुलना में यहाँ वर्षा कम होती है। पहला अंतर यह है दोनों के बीच। और जब वर्षा का अंतर आ गया तो जाहिर सी बात है वेजिटेशन में भी थोड़ा अंतर आएगा। अंतर यह आएगा कि पूर्वी हिमालय में जहाँ वर्षा अधिक हो रही है वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा घना वनस्पति होगा। और पश्चिमी हिमालय में जहाँ कंपैरेटिवली पूर्वी हिमालय से कम वर्षा हो रही है वहाँ फॉरेस्ट कम घना होगा। तो क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, क्यों? तो क्या आंसर होगा इसका? एकमात्र उत्तर क्या होगा? क्योंकि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है। समझ में सबको आ रहा है बात? समझ में ये बात सबको आ गया? दूसरी बात, अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो पूर्वी हिमालय की तुलना में टेम्परेचर पश्चिमी हिमालय में कम होता है। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे आप, तापमान की बात करेंगे आप, तो पश्चिमी हिमालय में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम है। अब पूर्वी हिमालय में टेम्परेचर पश्चिमी हिमालय की तुलना में ज़्यादा है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में तापमान ज़्यादा कहाँ है? पूर्वी हिमालय में। और आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए तब भी पेड़ पौधों को फलने फूलने में दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाए, टेम्परेचर लेवल में होना भी चाहिए, एकदम से ज़्यादा ना हो लेकिन एक लेवल में उतना होना चाहिए जिससे कि पौधा जीवित रह जाए। अब धूप निकल ही नहीं रहा है, सूरज की रोशनी भी नहीं मिल रहा है, उतना बॉडी भी अगर छोड़ दिया जाए ठंड में, केवल कोई उसको प्रोटेक्शन न दिया जाए तो मर जाएगा हर इंसान। तो पेड़ भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो पश्चिमी हिमालय में पेड़ उतना ज़्यादा नहीं पनप पाते, टेम्परेचर भी कम है इस कारण से। तो दूसरा, पश्चिमी हिमालय में कम घना वन है, कम डेंस फॉरेस्ट है, और पूर्वी हिमालय में ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। इसका पहला क्या कारण है कि वर्षा, और दूसरा क्या कारण है? तापमान। तीसरा अंतर समझिए, पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक ही वृक्ष मिलते हैं, लेकिन पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई पर भी वृक्ष मिलते हैं। यानी पेड़ पौधे पूर्वी हिमालय में ज़्यादा ऊंचाई तक मिल जाते हैं, लेकिन पश्चिमी हिमालय में यानी कश्मीर टाइप तरफ वाले हिमालय में ज़्यादा ऊंचाई तक वृक्ष नहीं मिलते। यानी अगर पेड़ देखना हो पश्चिमी हिमालय में तो अधिकतम 3600 मीटर से 4000 मीटर तक आपको पेड़ मिलेगा, लेकिन पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर से ऊपर भी पेड़ मिलता है। इसका वजह टेम्परेचर ही है। पूर्वी हिमालय में टेम्परेचर पश्चिमी हिमालय की तुलना में ज़्यादा होता है, इस कारण से पौधे 4000 मीटर के पार भी मिलते हैं। कहाँ? पूर्वी हिमालय में। लेकिन पश्चिमी हिमालय में 4000 मीटर के पार आपको पौधे नहीं मिलेंगे। लिकेन मिलेगा, काई मिलेगा,
काई देखते होंगे जो नल के किनारे या कुएं के आसपास जम जाता है। समझ में आया आप लोगों को? ये जो चीज मैंने बताया 3 बात ये हिमालय के बारे में, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपको एक समझदारी भरा बात हो गया। तो तुम इसको बात को आप लिख लीजिए ना हो तो, है ना, लिख लीजिए। लिखिए हिमालय के वन को 2 भागों में बांटा जाता है। हिमालयन फॉरेस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हिमालय के वन को 2 भागों में बांटा जाता है। हिमालय के वन को 2 हिस्सा में बांटा जाता है। हिमालय के वन को 2 हिस्सा में बांटा जाता है। हिमालय के वन को 2 हिस्सा में बांटा जाता है। पश्चिमी हिमालय के वन, हिमालयन फॉरेस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वेस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट यानी पश्चिमी हिमालय के वन, और दूसरा लिखिए ईस्टर्न हिमालय फॉरेस्ट। ईस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट, पूर्वी हिमालय के वन, पश्चिमी हिमालय के वन और पूर्वी हिमालय के वन। पश्चिमी हिमालय के वन और पूर्वी हिमालय के वन, ईस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट। एकदम समझ में आ रहा है बात? अब अंतर लिख लीजिए दोनों के बीच का, दोनों के बीच के अंतर लिखा जाए। लिखिए पहला अंतर पॉइंट वाइज लिखिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, पढ़ने में भी लगता है अच्छा। जब कोई चीज आप पॉइंट वाइज लिखिए, आप पूरा एक पैरा लंबा सा लिखिए तो ज्यादा पढ़ने में मजा नहीं आएगा। लंबा पैरा आदमी चिढ़ जाता है। देखते हैं जी, एक पेज लीजिए उसमें रहेगा टोटल 20 लाइन, एक पेज लीजिए उतना ही बड़ा उसमें रहेगा 35 लाइन। ज्यादा पढ़ने में मजा किसमें आएगा? जिसमें 20 लाइन हो। जल्दी पेज खत्म होता है तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, अगर इतना पन्ना खत्म कर दिए, पॉजिटिविटी फील होता है। तो पॉइंट वाइज लिखिए तो जल्दी जल्दी आप पढ़ पाएंगे उसको, और दिखता है वो दूर से ही। तो लिखिए पहला अंतर, लिखिए ये सब व्यक्तिगत अनुभव मैंने अपने बताया, अपने जीवन में जो मैं पढ़ा, अब मुझे जो लगा वो बता रहा हूं। हो सकता है कि आपको ये अनुभव ना हो, पर मुझे तो ऐसा ही लगा। लेकिन पश्चिमी हिमालय के वन पूर्वी हिमालय के वन के तुलना में कम घना होता है। अब लिख सकते हैं अंग्रेजी में, फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय इज मोर डेंस या फिर डेंसर देन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। लिखिए क्या लिखिए, पश्चिमी हिमालय के वन पूर्वी हिमालय के वन के तुलना में कम घना, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पूर्वी हिमालय के वन पश्चिमी हिमालय के वन की तुलना में ज्यादा घना है। बात तो एक ही है, आप जो लिख दीजिए। क्यों है ऐसा, इस बात को लिखिए, इसी में लिख लीजिए क्योंकि भी एक अंतर ही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम वर्षा होती है। कम वर्षा और कम तापमान होती है, दोनों लिख लीजिए। क्योंकि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम वर्षा और कम तापमान, कम वर्षा और कम तापमान होता है। कम वर्षा और कम तापमान होता है। समझ में सबको आ रहा है ना बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बताए थे कि ज्यादा ऊंचाई तक मिलता है, ये भी बताएंगे। लिखिए ना अगला अंतर, दूसरा अंतर, एक अंतर लिख लिए ना, दूसरा अंतर लिखिए। देखिए पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक वन मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक ही वन मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई तक ही वन मिलते हैं। कम मतलब ज्यादा कम नहीं, मतलब 200-500 मीटर के आगे पीछे रहेगा। कम ऊंचाई तक ही वन मिलते हैं। लेकिन पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई तक भी वन मिलते हैं, मैंने पेड़ पाया जाता है अधिक ऊंचाई तक। समझ में आ रहा है बात में? कहीं किसी कोई दिक्कत? अच्छा, अंग्रेजी हिंदी को लेकर ज्यादा कोई दिक्कत तो अभी नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को बता रहे हैं। ज्यादा ऊंचाई तक फॉरेस्ट कहां तक मिलता है ना? फॉरेस्ट फाउंड मैक्सिमम हाइट, है ना, टिल मैक्सिमम हाइट इन ईस्टर्न हिमालय, है ना, कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय की तुलना में ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा ऊंचाई तक वन मिलते हैं। क्लियर है ना? समझ में क्यों मिलते हैं भी समझ में आ गया? तो ये 2 बेसिक अंतर है। अब एक फोटो बना लीजिए आप, इस चित्र को भी आप बना सकते हैं समझने के लिए। इस चित्र को आप बना लीजिए। कम ऊंचाई तक, पेड़ की ऊंचाई नहीं बोल रहा हूं, हम बोले ज्यादा ऊंचाई तक पेड़ पाया जाना। हाँ, पश्चिम में नहीं, पूरब में। पूरब में ज्यादा ऊंचाई तक पेड़ पाया, क्योंकि यहाँ ठंडा बढ़ जाता है ना,
हमने क्या बताया कि पश्चिमी हिमालय में सर्दी काफी इतना ज्यादा होता है कि ऊपर ज्यादा ऊंचाई तक पेड़ नहीं मिलते। और जब हम पढ़ा रहे थे क्लाइमेटोलॉजी तो बताया था वैसे भी, सुनो, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा बाद में क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। दो बात बताया था, पहाड़ से दूर आते हुए वर्षा की मात्रा कम और पहाड़ के ऊपर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम। वर्षा अधिकतम 5000 मीटर तक ही होता है। वर्षा अधिकतम पूछा जाए कितने मीटर तक होता है तो 5000 मीटर तक, 5000 मीटर तक मैक्सिमम। यानी जैसे जैसे पहाड़ पे जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। अब पहाड़ से दूर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम, और पहाड़ के ऊपर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम। ये सब कई बार इसकी चर्चा मैं कर दिया हूं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हो जाएगा आपसे। तो हो गया बात, ये समझ में आ गया। अब बना लीजिए, इसको बना लिए ना, चलिए एक फोटो बना लीजिए। इसको लिख दीजिए पूर्वी हिमालय, इसको लिख दीजिए पूर्वी हिमालय, इसको लिख दीजिए पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, इसको लिख दीजिए पश्चिमी हिमालय, सॉरी पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इधर लिख दीजिए पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये डायग्राम, ये एक प्रोफाइल पिक्चर मैंने बनाया है। एक मान लीजिए इधर का जो यहां तक का जो पहाड़ है वो क्या है, पश्चिमी हिमालय है, और इधर का जो पहाड़ है वो क्या है, पूर्वी है। ठीक है, एक बना लीजिए आप लोग हाइट, यहां लिख दीजिए 1500 किलोमीटर, सॉरी 1500 मीटर, यहां पर लिख दीजिए 2500 मीटर, यहां पर लिख दीजिए 3600 मीटर हाइट लिख दीजिए। इससे ऊपर एक और हाइट लिख दीजिए लास्ट 4000 मीटर, 4000 मीटर। इधर आइए, यहां भी लिखिए 1500 मीटर, यहां भी लिखिए 2500 मीटर, यहां पर लिखिए 4000 मीटर, और यहां पर लिखिए 4500 मीटर। बनाइए। आप जानते हैं ना कि पहाड़ के जो जड़ है वहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, सबको पता है। अभी बताया हूं कि जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाओगे वर्षा की मात्रा, पहाड़ के जड़ के पास ज्यादा वर्षा होगी, ज्यादा ऊपर जाओगे तो वर्षा कम होती जाएगी। अब पहाड़ से दूर जाते हुए वर्षा कम होती जाती है। अब समझिए 1500 मीटर तक, अच्छा उतार लीजिए, इसको बना लीजिए आप लोग, इसको बना लीजिए। ये हाइट लिख दिया हूं पहाड़ के ऊपर जाते हुए। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वन में, इसमें जो फॉरेस्ट देखेंगे ना आप, एक प्रकार का वन नहीं है। यहाँ किसी और प्रकार का फॉरेस्ट मिलेगा, यहाँ किसी और प्रकार का मिलेगा, यहाँ किसी और प्रकार का मिलेगा, यहाँ कोई और प्रकार मिलेगा। सब में अलग अलग प्रकार है। ये जो हाइट लिखा हूं ना, हाइट बनाने का मकसद मेरा, डिफरेंट हाइट जो लिखा हूं वो लिखने का मकसद क्या है कि अलग अलग हाइट पे अलग अलग प्रकार के वन मिलते हैं। लिख लिया। लिखिए 1500 मीटर के हाइट पर, 0 से 1500 मीटर। आप इसमें अगर नहीं लिख सकते हैं, आप इसमें भी बना लीजिए, ना हो तो 0 से 1500 तक मिलता है सदा हरित वन, सदा हरित वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन यानी जमीन से, पर्वत के जड़ से लेकर मिलेगा ही, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा होगी पहाड़ के जड़ में। क्या होगी, सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो क्या मिलेगा, सदाबहार वन मिलेंगे। 1500 से 0 से 1500 मीटर तक, 1500 से लेकर 2500 तक, क्योंकि जहां समान हाइट है वहां पर एक साथ लिख देते हैं। पूर्वी हिमालय में भी और पश्चिमी हिमालय में भी मिलेगा आर्द्र शीतोष्ण वन, आर्द्र शीतोष्ण पतझड़ वाले वन, पतझड़ वाले वन। अंग्रेजी वाले लिख लीजिए, जगह कम है। वेट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। वेट, वेट माने भीगा हुआ, आर्द्र का मतलब नमी, आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी। आर्द्र यानी वेट, शीतोष्ण यानी टेम्परेट, यानी वेट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वेट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी आर्द्र शीतोष्ण पतझड़ वाले वन। हाँ बोलिए, दोनों साइड 1500 तक। फिर आइए, चूंकि हाइट 7 है ना,
यहाँ हाइट अलग अलग हो गया, यहाँ 2500 से 3000 के बीच यहाँ अलग लिखेंगे। यहाँ लिखेगा ड्राई मतलब कि शुष्क, शुष्क शीतोष्ण पर्णपाती वन, सेम है पर्णपाती वन। बस यहाँ पर अंतर क्या है, नीचे वाले में वेट, ऊपर में ड्राई। अब बताइए समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर्द्र। तो ऊपर में वर्षा और कम हो गया तो क्या मिलेगा, ड्राई। रटने की जरूरत है आप लोगों को, याद करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो समझ गए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, शुष्क, शुष्क शीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। कहां तक मिलेगा, इसमें मिलेगा 2500 से 3600 तक, और इसमें मिलेगा 2500 से 4000 तक। अंतर समझ में आ रहा है। अब सुनिए, इसके ऊपर आओगे 3600 से 4000, यहाँ 4000 से 4500, तो 3600 से 4000 के बीच आओगे तो पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया, अब तो वर्षा बिल्कुल कम होने लगेगी। तो यहाँ जिस प्रकार के पेड़ मिलते हैं उसको बोलते हैं अल्पाइन वन। क्या बोलते हैं, अल्पाइन वन। अल्पाइन वन में स्टार कर दीजिएगा, स्टार मार्क लगा दीजिएगा। अल्पाइन अंग्रेजी में भी अल्पाइन ही है, अल्पाइन फॉरेस्ट। इसलिए ड्राई, ड्राई टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बोला तो हो अंग्रेजी में, ड्राई टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर है। अब नीचे में आर्द्र के ऊपर में ड्राई, ड्राई और वेट अगर पूछा जाए कि नीचे में ड्राई होगा या ऊपर में ड्राई होगा, क्योंकि ऊपर जाते हुए पानी की मात्रा कम हो रही है, अब वेट होगा तो नीचे ही होगा, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। अब आइए एल्पाइन फॉरेस्ट, यहां भी क्या होगा, एल्पाइन फॉरेस्ट। इसको स्टार मार्क लगा दीजिएगा। पूर्वी हिमालय में अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, 4000 के ऊपर। अब पश्चिमी हिमालय में अल्पाइन वन कहां मिलते हैं, 3600 से ऊपर। अभी क्या लिखवाया था आप लोगों को कि पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई पर वन मिलेंगे, लेकिन पूर्वी हिमालय में ज्यादा ऊंचाई तक वन मिलेंगे। तो दिख रहा है ना आपको, ऊपर जाके आपको दिख रहा है कि वहां ज्यादा ऊंचाई तक मिल रहा है अल्पाइन फॉरेस्ट, और यहां पर कम ही ऊंचाई तक मिल रहा है अल्पाइन फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है बात। तो अल्पाइन वन, तो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, हम स्टार मार्क क्यों लगवाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हिमालय में अल्पाइन फॉरेस्ट कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। कई बार, कम से कम मुझे 5-7 बार मिला होगा अपने एग्जाम में। तो आपको भी चलते फिरते कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि अल्पाइन फॉरेस्ट कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। जनरली ऑप्शन में आ गया 3600 भी, 4000 भी, तो फिर क्या धर्म संकट में पड़ जाएंगे आप। ये हिमालय तो दिया नहीं है, तो फिर 3600 मार दीजिए। मिनिमम जो होता है जहां से मिलने लगता है वो वन दुनिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्पाइन वन। तो 3600 मीटर की हाइट पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आप मरुस्थलीय वन और मरुस्थल बालू वाला तो मिलेगा नहीं, मिट्टी बदल गया ना, वहां पर मिलता है वनस्पति विहीन प्रदेश। अब सुनिए, 4000 मीटर पश्चिमी हिमालय में 4000 मीटर के ऊपर को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट लेस एरिया। इसको बोलते हैं, यहाँ पर पूर्वी हिमालय में 4500 के ऊपर को क्या बोलते हैं, वनस्पति विहीन प्रदेश। देख लीजिए, यहाँ पर काई मिलता है, काई देखियो ना। एक्चुअली यहाँ पर बबूल क्यों नहीं मिलेगा, कैक्टस क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी तो नहीं है, पर इतना ज्यादा ठंडी है कि कोई भी कांटेदार या कोई वृक्ष यहाँ टिक ही नहीं सकता। इंसान अगर खाली पैर वहां पहुंच जाए तो पैर गल के गिर जाएगा उसका, इतनी ठंडी है। देखिए भैया क्या लिखा, वनस्पति विहीन प्रदेश। क्या लिखा आप लोगों ने, 4000 से ऊपर वनस्पति विहीन प्रदेश। अब पूरब में 4500 के ऊपर वनस्पति विहीन प्रदेश, पूरा बोला मैं 4500 के ऊपर वनस्पति विहीन, इधर 4000 से ऊपर वनस्पति विहीन। हाँ अरे वनस्पति, देखिए रट तो नहीं रहना, समझ रहे बात ना। तो वनस्पति विहीन प्रदेश मतलब जहाँ 4000 मीटर के पास इतनी ठंडी हो जाएगा पश्चिमी हिमालय में कि वहां पर कोई वनस्पति नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 4500 मीटर तक टेम्परेचर बोला था कि वहां ज्यादा होता है, बताया था आप लोगों को कि पूर्वी हिमालय में टेम्परेचर पश्चिमी हिमालय की तुलना में ज्यादा है। तो बहुत ऊंचाई पर जाएंगे आप, तब आपको वनस्पति विहीन मिलेगा। अब वनस्पति में क्या मिलेगा वहां लिख लो, ना हो तो जहां आपने वनस्पति विहीन प्रदेश लिखा है वहां ना हो तो आप लिख लो वनस्पति विहीन प्रदेश वाले में, वहां पर मिलता है काई। काई देखो ना, जो हरा हरा जम जाता है जो पानी के पास, काई, लाइकेन, काई, लाइकेन, और कुछ बर्फीला घास, ग्रास लिख सकते हैं, घास। मॉस भी लिख लीजिए,
काई, मॉस, लाइकेन, घास। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब उतना ऊंचाई पर थोड़ा ना पॉल्यूशन चला जा रहा है, हैं? हाँ नहीं हो पाता है। क्या? काई, काई बोले, मॉस, लाइकेन। अच्छा 4000 मीटर, सुनिए नौ तो लिख लो। पश्चिमी हिमालय में 4000 मीटर के ऊपर वनस्पति विहीन प्रदेश मिलता है, यही बात लिखना था ना, तो लिख लीजिए फॉरेस्टलेस एरिया। जो आप सोच रहे हैं वही है, आप तो अंग्रेजी के खुद ही विद्यार्थी हैं। तो क्या लिखा भाई? फॉरेस्टलेस एरिया। फॉरेस्टलेस एरिया कहाँ मिलेगा? पूछा जाए पश्चिमी हिमालय में फॉरेस्टलेस एरिया कितनी ऊंचाई पे मिलेगा? 4000। और पूर्वी हिमालय में 4500। क्या मिलेगा? काई, मॉस और लाइकेन। क्लियर है? लाइकेन आप जानते हैं, बायोलॉजी वाले लोग जानते होंगे, एल्गी और फंगस यानी शैवाल और कवक के मिलने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। और किसी भी इलाके में लाइकेन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाए तो समझिए कि कौन सा पॉल्यूशन है? एयर पॉल्यूशन। पूछा जाता है कि लाइकेन किसका इंडिकेटर है? किस पॉल्यूशन का? एयर पॉल्यूशन। अगर किसी एनवायरनमेंट में लाइकेन की मात्रा कम हो जाए तो आप समझिए कि वहां वायु प्रदूषित हो गई है ना? पूछा जाए कि लाइकेन किसका इंडिकेटर है? लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्लियर है? एक टर्म पूछा था यूपी पीसीएस में, ग्रीन मफलर शब्द। ग्रीन मफलर शब्द किस पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है? किस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए ग्रीन मफलर शब्द का प्रयोग किया जाता है? नहीं, यह होता है ध्वनि साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को। यही बहुत लोग इसको गलती किए थे उस समय। यूपी पीसीएस 4-5 साल पहले क्वेश्चन आया था, ग्रीन मफलर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो साउंड पॉल्यूशन से, ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ज्यादातर जिस इलाके में ज्यादा साउंड आ रहा है, साउंड पॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे साउंड आ रहा है, कोई फैक्ट्री है या लगातार सड़क के किनारे आप रहते हैं, तो पेड़ अगर लगा दिया जाए चारों तरफ सड़कों के किनारे या मेन बाजार के आसपास, तो साउंड पॉल्यूशन की जो तीव्रता है, फ्रीक्वेंसी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। क्वेश्चन आता है, अब ग्रीन मफलर अगर लोग नहीं पढ़ा होगा तो गेस करके तो कम से कम ध्वनि प्रदूषण तो नहीं लगाएगा, वो कुछ और लगा देगा वो। इसलिए ध्वनि प्रदूषण से ही क्वेश्चन आया हुआ है। आप हो सकता है रिपीट करके बीपीएससी में भी पूछ ले, क्योंकि उनके पास सभी स्टेट का पेपर होता है और क्वेश्चन सब जगह से नहीं, वो भी बनाते नहीं क्वेश्चन। बीपीएससी वाले लोग भी क्वेश्चन नहीं बनाते। 4 क्वेश्चन झारखंड पीसीएस से, 4 क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस से, कुछ अपना पीसीएस से निकाल के सेट कर देते हैं। खाली करेंटो सेट करते हैं बस, इसके अलावा सारा क्वेश्चन करेंटो सेट नहीं करते। अदर स्टेट में जब, इसलिए मैं कहता हूँ जब पेपर देने आप जाइए तो इधर 2-3 महीने 4 महीने में जितना भी स्टेट पीसीएस का पेपर हुआ है उसको एक बार सॉल्व करके जाइए आप, क्योंकि वो भी पेपर बनाने से पहले इन सबको देख के बना लेते हैं। ये सब भी टेक्निक है। पेपर देने जब भी जाइए आप, यूपी का या बिहार का कहीं भी, तो आप उस समय 3-4 महीने में जितने पेपर हुआ है स्टेट लेवल पे सारे पेपर आप लगा लीजिए, वहां बड़ी फायदा मिलने वाला है। ठीक है? अब आइए दक्षिण भारत के। अच्छा, इसमें कुछ पेड़ का नाम भी लिखवा देते हैं। लिखिए, पेड़ का नाम में लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें शीतोष्ण वाले 1500 से 2500 मीटर वाले, सदाबहार तो आप जान ही रहे हैं, 1500 से 2500 मीटर वाले में लिख लीजिए देवदार, ओक। देवदार आपने सुना है नाम? देवदार, ओक। देवदार के बाद लिखिए ओक। ओक एक पेड़ का नाम है, अंग्रेजी में भी ओक ही होता है। देवदार, ओक। उसके बाद लिखिए बर्च, ओक। ओक के बाद लिखिए बर्च, बर्च, BERCH, बर्च। देवदार, ओक, बर्च, मैपल। मैपल यानी आर्द्र पर्णपाती वाले में लिख लीजिए आप पेड़ का नाम देवदार, ओक, बर्च, मैपल। ऐसे लिख लीजिए। देवदार का सबसे अधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। देवदार सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश। देवदार के उत्पादन में, देवदार के पेड़ में प्रथम स्थान किसका है? हिमाचल प्रदेश का। देवदार, पूजा पाठ में भी देवदार का प्रयोग करते हैं। देवदार और चंदन, चंदन का एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है। जहां चंदन की लकड़ी नहीं वहां पर किसका उपयोग कर लेते हैं? देवदार का। तो देवदार चंदन का एक विकल्प के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देवदार सस्ता होता है, चंदन थोड़ा महंगा होता है। लिखिए 1500 से 2500 मीटर पर क्या लिखा आपने? देवदार, ओक, बर्च, मैपल। 2500 से 4500 वाले में लिख लीजिए चीड़।
चीड़ स्प्रूस फर, चीड़ स्प्रूस फर, चीड़ स्प्रूस फर, सोनोवर, चीड़ स्प्रूस फर, उसके बाद लिखिए सोनोवर, सोनोवर, चीड़ स्प्रूस फर, चीड़ स्प्रूस फर, सोनोवर। इसके बाद लिखिए ब्लू पाइन, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन। पाइन एक वृक्ष का नाम है। आप कभी जाइएगा जम्मू कश्मीर में, आप जाइए वहां वैष्णो देवी माता का दर्शन करने, तो काफी ऊंचाई पे जाइएगा ना, तब देखेंगे कि लंबा लंबा एक पेड़ होता है, नीचे में कोई पत्ता होता नहीं, सीधे ऊपर चले जाइए तो एक लंबा टहनी, उसको काटिएगा सीधा सीली निकलेगा आपका, मतलब कुछ उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम पूरा एक लंबा सा पेड़ और ऊपर में जाकर कुछ पत्ते हैं बस। तो ऐसे पेड़ आपको ऊंचाई पे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या है? पाइन है ना। शंकुधारी दूसरे, मतलब शंकुधारी में आ जाता है वो, अल्पाइन वाला खास करके आ जाता है। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए कौन सा है? अल्पाइन में लिख लीजिए, अल्पाइन, अल्पाइन वाला कहाँ पर? 4000 मीटर से ऊपर में जो था उसमें लिख लीजिए। लिखिए इसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इसमें मूलतः कोनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है, शंकुधारी पेड़ मिलते हैं। लिखिए उसमें अब कहाँ, 2 लिख लिया ना भाई आप लोगों ने, कहाँ तक का लिख लिया? 4500, 2500 से 3600 आपने लिख लिया। अब 3600 के पार ही तो लिखना है, यानी किसमें? अल्पाइन फॉरेस्ट में लिखेंगे आप। तो लिखिए यहाँ पर कोनधारी वृक्ष मिलते हैं, यहाँ कोनिफेरस ट्री मिलते हैं, यहाँ पर कोनधारी वृक्ष मिलते हैं, कोनिफेरस ट्री। हाँ हाँ, कोनधारी इसी को बोलते हैं। शंकुधारी, कोनधारी, ये सब एक ही बात है। यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष कुछ इस तरह का नहीं होता पेड़, इस तरह का वृक्ष आपने देखा होगा, साइबेरिया में देखा होगा आपने, या फिर कनाडा, रूस, इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। हो गया? हाँ, मूवी में देखा होगा आप लोगों ने। चलिए बस, तो ये क्या हुआ हमारा वृक्ष। अच्छा, एक साउथ इंडिया वाला बच गया ना, एक साउथ इंडिया वाला बच गया है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, हेडिंग डाल दीजिए, थोड़ा सा बचा है, फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, थोड़ा सा लिखिए लास्ट में, फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। लिखिए फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया में भी एक चित्र बना लीजिए। देखिए जो डायग्राम बना के मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये जो ऊंचाई लिखकर डायग्राम बनाकर, इसका लाभ आपको मेंस के आंसर राइटिंग में होगा। इस तरह का डायग्राम वहां आप डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन के आंसर में। ये जो चैप्टर है वनस्पति, ये जरूर नहीं कि ऑप्शनल के लिए केवल, ये आपको जीएस वाले सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए 1000 मीटर। यहाँ पर ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं होते, पता है ना आपको कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, उसकी ऊंचाई 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट 2695 है। सोच लीजिए, सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? 2695। तो यहाँ पर ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं, इसलिए 1000 मीटर पर ही बांट लीजिए, 1000 मीटर पर बस। नीचे में लिखिए सदाबहार वन, नीचे में लिखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, नीचे में लिखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन या सदाहरित वन। और ऊपर में लिखिए शीतोष्ण वन, ऊपर में लिखिए टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। नीचे में लिखिए सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट लिख लिए, और ऊपर में लिखिए शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। ऊपर में क्या लिखेंगे? टेम्परेट फॉरेस्ट। सुनो, आपको याद होगा जब हम पलनी की पहाड़ी पढ़ा रहे थे, आप लोगों को पुराने क्लास में कुछ लोगों को पढ़ाएं, आप लोग नहीं पढ़े तो बता देते हैं। तमिलनाडु में एक पहाड़ है जिसका नाम है पलनी की पहाड़ी, नीलगिरी घाट में। हाँ बिल्कुल, सोलास या 16, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। तो नीलगिरी के पहाड़ी में जो पलनी की पहाड़ी है, पलनी की पहाड़ी के जो जंगल उसको क्या बोलते हैं? 16। लेकिन पलनी की पहाड़ी को नहीं, दक्षिण भारत में जितने भी शीतोष्ण वन है, दक्षिण भारत में जितने भी टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, वो सब कहने 1000 मीटर से ऊपर दक्षिण भारत में जितने भी वन मिलते हैं उसको 16 कहा जाता है। तो लिख लीजिए, देखिए दक्षिण भारत में 1000 मीटर से ऊपर मिलने वाले फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? 16। दक्षिण भारत में 1000 मीटर से ऊपर मिलने वाले वन को क्या बोलते हैं? 16। मिलने वाले वन को 16 कहा जाता है। दक्षिण भारत में 1000 मीटर से ऊपर
मिलने वाले फॉरेस्ट को 16 कहा जाता है। दक्षिण भारत में 1000 मीटर से ऊपर मिलने वाले वन को 16 कहा जाता है। 1000 मीटर से ऊपर मिलने वाले वन को 16 कहा जाता है। बस, तो अब आप, मुझे लगता है कि फॉरेस्ट पर इतना मटेरियल हो गया कि यदि आप जीएस मेंस में, कहाँ पूछता है ज्योग्राफी? सेकंड पेपर में। जीएस में 2 पेपर है ना, जीएस सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन है उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आता है। आप लोगों को पता है ना ये बात? पूरा पता है ना कैसे सिलेबस है? तो जीएस का सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन बी है उसमें आता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो वहां भी सवाल वनस्पति से आ सकता है। भारत में वनस्पतियों को वर्गीकृत कीजिए और इसका क्या लाभ हो सकता है, ऐसा लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आप, मुझे लगता है इसका आंसर आप लिख देंगे और जो फैक्चुअल पूछेगा पीटी में वो आपका हो जाएगा। कल आप लोगों को बता देता हूं, मैं पढ़ाऊंगा पॉपुलेशन, जनसंख्या। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग जैसे कल बताएंगे, सुन लो क्या क्या। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत सुन लो, सुना पढ़ के आना आप लोग। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या का इतिहास। इसके अलावा पढ़ाएंगे आप लोगों को जनसंख्या के इतिहास के बाद जो लेटेस्ट जनगणना हुआ 2011 का, उसमें क्या क्या उसका फीचर था, उसके विषय में डिटेल बताएंगे। यानी कि कल कंप्लीट जनसंख्या आपको पढ़ाएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी, और उसके बाद महत्वपूर्ण होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनआंकिकीय संक्रमण सिद्धांत। तो कल की क्लास मिस नहीं करना है किसी कीमत पर, ठीक है? तो कल पॉपुलेशन पढ़ाएंगे, पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ के आना है? 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना। दूसरा क्या पढ़ के आना है आपको? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। और तीसरा पढ़ के क्या आना है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनआंकिकीय संक्रमण सिद्धांत। ये 3 चीज कल आप पढ़ के आइएगा, जितना आपके पास सोर्स है। अब बाकी यहाँ आएंगे तो हम समझाएंगे। कैसा रहा क्लास? चलिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए। और रोज बोलता हूँ, करंट अफेयर और प्रीवियस पेपर को आप भगवान बनाइए। अगर रियल में आपको पीटी निकालना है तो डेली कम से कम 200 प्रश्न या 150 प्रश्न प्रीवियस पेपर बनाइए, और प्लस 2 घंटे करंट अफेयर जरूर पढ़िए, ठीक है?